नमस्कार, मैं प्रदीप सरदाना अपने प्रदीप सरदाना शो में आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ हैं मराठी और हिंदी सिनेमा और साथ ही टेलीविज़न के एक बहुत ही खूबसूरत और वरिष्ठ अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी, जिनको मैंने पहले कितनी बार इंटरव्यू किया है, इनसे जब भी मिलता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और आज अभी हम डिलाइट सिनेमा पर इनकी एक फिल्म ढाई आखर देख कर निकले हैं, जो पिछले साल गोवा फिल्म समारोह के अंदर जिसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था। और उससे अब तक पिछले एक साल में ये 6 बार फिल्म अलग अलग विदेशों की फिल्म समारोह में हिस्सा ले चुकी है और अब ये फिल्म थिएटर पर भी रिलीज होने जा रही है। अभी हम फिल्म देखकर निकले हैं और मैं फिल्म को देखकर बहुत अभिभूत हूँ। एक अलग तरह की फिल्म है, एक अलग तरह का विषय है और मृणाल ने उसको और भी खूबसूरत और बहुत ही सशक्त बना दिया है। आइए बात करते हैं मृणाल कुलकर्णी से। नमस्कार मृणाल जी। नमस्कार। बहुत दिन बाद आपको मिलना हुआ, लेकिन आपसे जब भी मिलते हैं बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। और अभी जब मैं फिल्म के इंटरवल में वीको का ऐड देख रहा था तो मुझे वो याद आया करीब 40 साल पहले जब आप वीको प्रदंती का ऐड करती थी जी। तो तभी से आपने प्रभावित किया। और श्रीकांत जब आपका आया तब भी मैंने उसके ऊपर लिखा और बाद में भी लिखता रहा और आपकी फिल्में भी देखते रहे। और सोनपरी तो आपका एक अमर कैरेक्टर बन गया। आपने हालांकि इतने ऐतिहासिक कैरेक्टर किए हैं, कभी आपने सविता अम्बेडकर का किया, कभी मीरा का किया और कभी जो है इतने सारे और भी अहिल्याबाई होलकर का किया, तो बहुत सारे आपने कैरेक्टर किए। तो एक अरसे बाद आपकी एक ऐसी फिल्म देखने को मिली जिसमें एक अलग कहानी है, हालांकि 1980 के पृष्ठभूमि में है और एक उपन्यास पर आधारित है। पहले भी आप श्रीकांत जैसे उपन्यास में कर चुकी हैं और भी आपने कुछ किए। तो ये कैसे आपने ये फिल्म, आपको जब ऑफ़र हुआ, कैसे आपने इसका चुनाव किया और क्यों आपको ये फिल्म अच्छी लगी? सबसे पहले इसकी कहानी। मुझे ये बहुत बार लगता है कि भारत में इतने सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट का साहित्य इतना ज़बरदस्त है, इतना पोटेंशियल है उसमें, फिर भी आजकल के निर्माता निर्देशक उसे उठाना नहीं चाहते। मुझे पता नहीं क्यों। हॉलीवुड में आप देखते हैं हर दूसरी फिल्म जो होती है वो उपन्यास पे आधारित होती है और यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? ये सवाल बार बार मेरे दिल में आता है और उसका जवाब प्रवीण जी ने दिया। एक ज़बरदस्त नॉवेल लेके हमारे पास आए और जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसी प्रोटैगनिस्ट जिसने बहुत ही रिग्रेसिव लाइफ जी है और उससे निकलकर वो खुद कैसे बाहर आती है। तो ये उसका जो पूरा जर्नी है वो मुझे बहुत प्रभावित कर गया। एंड देन आई डिसाइडेड कि आई। तो आपने पहले इस उपन्यास को पढ़ा तीर्थाटन के बाद? जी। उसको पढ़ा आपने पहले? मुझे स्क्रीन प्ले भेजा। अच्छा। और स्क्रीन प्ले पढ़ के मैं और खुश हो गई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नॉवेल में होता है, नॉवेल का आत्मा स्क्रीन प्ले में नहीं उतरता। बिल्कुल। लेकिन ये तो बड़ा ज़बरदस्त नॉवेल था। तो मैं, प्रवीण जी ने मुझे स्टोरी सुनाई, स्क्रिप्ट भेजी, तो आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड और मैंने तुरंत हाँ कर दी। अच्छा, अब कैसे आपको कुल मिलाकर देखें, क्योंकि जिस तरह का विषय है, एक इतने साल पहले किस तरह का बोल्ड विषय कहा जाएगा कि एक शादीशुदा जो स्त्री है, विधवा होने के बाद वो किसी और से प्रेम करती है और जो इतनी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, जितने हिंसा का शिकार हो रही थी, पारिवारिक जो हिंसा होती है, उसके बाद वो एक बड़ी उभरकर बनती है, तो एक बोल्ड बनती है और आगे निकलती है उन बेड़ियों को तोड़ते हुए। तो ये कैसा, मतलब आपको लगा कि एक ऐसा विषय है जो हम वास्तविक जीवन में किस तरह देख सकते हैं? मुझे लगता है हर औरत में वो शक्ति होती है, वो क्यों बर्दाश्त करती है मुझे आज तक मेरी समझ में नहीं आया। शायद उसे लगता है कि समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, बस वो एक ही वीकनेस उसमें होती है। अदरवाइज शी इज़, आप तो हमेशा दुर्गा के रूप में देखते हो, आदिशक्ति के रूप में देखते हो नारी को। लेकिन जब घर पूरा चलाती है औरत और फिर भी जब ऐसी कोई स्टेप लेने का टाइम आता है तो डरती है कि मैं ऐसा करूँगी तो क्या होगा। तो वो 100 बार सोचती होगी कि मैं ये जिस रिलेशनशिप में प्यार है ही नहीं उससे मैं बाहर निकलूं, लेकिन वो निकल नहीं पाती। तो वो जो उसका सॉफ्टनेस है, उस वजह से वो शिकार बन जाती है ऐसी मानसिकता का। तो समाज में ऐसी कई हर्षिताएं हैं जो नहीं निकल पाती है, उनके लिए मुझे लगता है एक एग्जाम्पल रहेगा हर्षिता का। ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्यार के लिए ही बाहर निकलो, आप खुद को साबित करने के लिए निकलो, खुद का सपना पूरा करने के लिए निकलो, बट
if you are not happy in the relationship, you have every right to come out of it. That is what I feel. इस फिल्म के अंदर है कि बहुत अच्छे संवाद हैं कई जगह। जी। आपको अगर पूछा जाए तो आपको एक अभिनेत्री के रूप में कौन सा दृश्य या कौन से संवाद जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं? मुझे जो उनकी प्लेटोनिक रिलेशनशिप जैसे खिलती है थ्रू लेटर्स, वो मुझे सबसे अच्छा लगा पोर्शन। अच्छा। कि उसके लिए आपको मिलने की भी ज़रूरत नहीं है, जब दिल मिल जाते हैं तो थ्रू लेटर्स भी मिल सकते हैं, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन से भी मिल जाते हैं। आपको इंसान को देखने को, वो देखा भी नहीं होता हाँ, है। बिल्कुल। 80 के ज़माने में तो बिल्कुल पता ही नहीं है उसको किससे मिलने जा रही है, ना उसको पता है कि ये अर्पिता कैसी लगती है, मोटी है, काली है, क्या हाँ, है, कुछ हाँ, भी नहीं पता। लेकिन दिलों का मिलना, थॉट्स का मिलना और एक साथ ग्रो करने की इच्छा होना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में, और वो इन दोनों के बीच होता है। इसलिए मेरे ख्याल से वो किसी की परवाह ना करते हुए एक साथ जीने का डिसीजन लेते हैं। कोई संवाद खास तौर से, जैसे जब बंधन होता है वह प्यार नहीं होता, जब प्यार होता है वह बंधन होता है, और वो लड़की बड़ी भाग्यशाली होती है जिसको अपना मनपसंद पति मिलता है। जी, आपको याद रहा, इसी में हमारा क्या बोलते हैं, द सक्सेस ऑफ डायलॉग्स लाइज देयर। हालांकि आज के समय में इस तरह की कहानी थोड़ी खतरनाक है, जो आजकल देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं लड़कियों को, लेकिन बाद में अक्सर धोखा मिलता है उनको। तो इसलिए आज के ज़माने में इसका मतलब डेफिनेटली ये नहीं है कि हर कोई अपनी शादी तोड़े और भागे। हाँ, उसको बहुत देख भाग के, क्योंकि खाली पत्रों से या आजकल खाली व्हाट्सएप पे मैसेज से जिस तरह हो रहा है, तो उसमें ज़्यादातर जो है धोखाधड़ी हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूँगा वो इसको इस तरह फॉलो ना करें। आज के लोग में, आज की जो युवतियाँ हैं, जो महिला हैं, वो उसको अच्छी तरह समझें तब आगे बढ़ें। उस समय इनका कदम बहुत अच्छा था, और क्योंकि दिखाया दोनों परिपक्व हैं, दोनों समझदार हैं। आप साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ रही हैं, आप इस सब हिसाब से दिखाया वो जो हर्षिता का चरित्र है वो बहुत ही समझदार भी है। हाँ, वो ठीक है, वो एक मतलब दब रही है, मार खा रही है, वो उस चीज़ में नहीं, लेकिन ओवरऑल वो एक अच्छी वो है, उसकी विवेचना है कि इसके पिता ने शादी कर दी, 3 लड़कियाँ हैं, सब कुछ है। तो इस तरह का इसके अंदर हो रहा है। वैसे आपने इतने रोल किए, आप और कौन से रोल अपने जीवन में मानती हैं जो बहुत आपके बेहतरीन रोल कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जितना ज़्यादा साहित्य से जुड़ूं उतना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी जड़ें साहित्य से हैं। और मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता है जब लिटरेचर को दूर रखते हुए हम अजीब कहानियाँ बनाते हैं, और उसमें ज़्यादातर नाच गाने ही होते हैं या तो मारधाड़ होती है। ऐसी फिल्में देखती हूँ तो दुख हो जाता है कि क्या कल्चर है हमारा, कितना अच्छा लिटरेचर है, लेकिन क्यों नहीं उठाया जाता। तो आई वुड लव टू वर्क इन लिटरेरी फिल्म्स, और मैं मेरे निर्माता निर्देशक इन दोनों की बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है जो हिम्मत करें, जो दिल से पैशनेट है लिटरेचर के बारे में। उन लोगों का आगे आके ऐसी फिल्में बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं, पहले निर्देशक के रूप में बहुत अच्छी फिल्म डायरेक्ट की है इन्होंने, और बहुत अच्छा, जो लोकेशन है वो भी अच्छी हैं, डायलॉग्स भी अच्छे चुने, पूरा डायरेक्शन भी अच्छा है। अच्छा, जो इसका जो एंड है उसको लेकर आप क्या कहेंगी, कि जहाँ एक लग रहा है कि कभी कुछ होने वाला है और कुछ भी नहीं हुआ? पोएटिक एंड है। हर किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो दिखाया उन्होंने, लेकिन बच्चों की हिम्मत नहीं होती। वो सोचते हैं लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानते हैं कि ये गलत है। लगता है शायद उसने बेला ने गोलियां निकाल ली होंगी, या ये भी हो सकता है हर्षिता ने गोलियां निकाल ली होंगी, लेकिन वो कुछ ऐसा दिखाया नहीं। उनकी हिम्मत शायद निकाल ली उसने। बड़े ड्रामा की उम्मीद थी, हिम्मत उसकी निकाल ली, ये आप कह सकती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से उन्होंने ट्रीट किया है एंड को, कुछ ना कहते हुए सिर्फ म्यूजिक दिखाया है, और उसमें दिखाया है कि 3 जनरेशंस हैं। एक है जनरेशन जिसने स्वीकार किया है उस प्रेम का, जो उसकी बहू है वो जाके दरवाजा खोलती है, सो शी इज एक्सेप्टिंग दैट रिलेशनशिप। और जो बच्ची है वो देख रही है उसकी माँ का क्या हाल है और दादी ने जो कदम उठाया है। सो द फ्यूचर इज लुकिंग एट द प्रेजेंट, और वो समझदार है बच्ची, उसको समझ में आ रहा है कि गलत कौन है और सही कौन है। तो फ्यूचर जनरेशन हमारी कितनी स्मार्ट है वो भी दिखाया है। दैट इज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द एंड। अब साहित्य में क्या पसंद है पढ़ना ज़्यादा? नॉवेल्स। कौन से, जिनकी किन के? फिलहाल तो मराठी और इंग्लिश ही ज़्यादा होता है, लेकिन अभी मैं प्रवीण जी से गाइडेंस लेके हिंदी मेरी लाइब्रेरी बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मराठी और इंग्लिश में कौन से ज़्यादा आपके?
पसंदीदा? मराठी में जयवंत दळवी हैं, तेंदुलकर हैं, तेंदुलकर। मेरे नाना जी गोनी दांडेकर, उनकी काफ़ी सारी किताबें हैं, श्रीना पेंडसे हैं, पू ल देशपांडे, काफ़ी सारे हाँ, बिल्कुल। राइटर्स हैं। और इंग्लिश लिटरेचर में मुझे क्लासिक्स बहुत पसंद है। आई अच्छा। लव टॉल्स्टॉयज राइट्स। अच्छा, एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? इतने साल से मैं आपको देख रहा हूँ, अभी भी ऐसे लग रहा है मैं उसी मृणाल से बात कर रहा हूँ जो टीज में करता था। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कुछ राज वाज नहीं होता है, गॉड इज बीइंग काइंड टू मी। नहीं, कुछ योगा या कुछ खाने पीने का वो तो करना ही पड़ता है, हम्म। वो तो करना ही पड़ता है। मतलब जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करती हूँ। क्या और जैसे? जैसे आप तो जानते हैं जो गलत चीज़ें हैं, अच्छा, वो स्मोकिंग है, बिल्कुल। वो ड्रिंक्स है, वो ड्रिंक्स सब है। मैं नहीं करती। और एक्सरसाइज करती हूँ, वो तो सबको पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा रोल जो आप करना चाहें, आपके मन में हो ऐसे कि मुझे बहुत ऐसे? सारे रोल्स हैं, मैंने बताया आपको कि जो लिटरेचर बेस्ड रोल्स हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है और मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए, धन्यवाद, आपके लिए Thank बहुत बहुत you. शुभकामनाएं। आप आगे भी बहुत अच्छे काम करती रहें, Thank अच्छी you. भूमिका मिलती रहें और हम भी ऐसे आपसे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। तो कैसा लगा आपको हमारा ये इंटरव्यू और ये एपिसोड? यदि आपको ये इंटरव्यू और एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।